नमस्कार, मैं हूं प्रद्युम्न शर्मा और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की उस योजना के बारे में जिसका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। आज साल 2022 का आखिरी दिन है। साल के आखिरी दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कर हरियाणा वासियों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी है। तो साथ ही हरियाणा वासियों के लिए बढ़ाए जा रहे मनोहर कदम को लेकर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की नीतियों और योजनाओं से हरियाणा विकास की नई ऊंचाइयों को छूने लगा है। आज हरियाणा सरकार के मनोहर मॉडल से प्रदेश और प्रदेशवासियों को सरकार की योजनाओं का फायदा हो रहा है। हरियाणा के विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साल 2023 को अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में मनाने का फैसला लिया है। साल के आखिरी दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कर विकास के क्षेत्र में बढ़ाई जा रही सरकार की मनोहर नीतियों की जानकारी दी, तो साथ ही प्रदेश और प्रदेशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं भी दी। मेरे हरियाणा वासी भाइयों बहनों, जैसा हम जानते हैं कि आज 2022 का अंतिम दिन है और कल प्रातः पहली भोर 2023 की किरणें ये निकल करके आएंगी। हम उनका स्वागत करेंगे। 2022 का वर्ष एक प्रकार से ऐसा कह सकता हूं कि बहुत ही हमारा ये मिला जुला वर्ष रहा है और इस वर्ष के आज बीतने के बाद नव वर्ष खुशियां भरा ये वर्ष आए, ऐसी मैं कामना करता हूं और इस नव वर्ष की बहुत बहुत आपको बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, ये वर्ष भर की यात्रा जब शुरू की थी तब इसी प्रकार से नव वर्ष की भांति शुरू की थी और लगातार आज वर्ष भर की सब बातें विचार करते हैं तो ध्यान में आता है इस यात्रा में बहुत से ऐसे पड़ाव आए, बहुत से सज्जन पुरुष मिले, बहुत साथी मिले, मित्र मिले, साथी सारथी हुए और बहुत सी चुनौतियां भी आई, बहुत से विरोधियों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन हम भरपूर उत्साह के साथ अपने लक्ष्य को लेकर हम आगे निरंतर बढ़ते रहे हैं। आज हमें संतोष है कि उन बाधाओं के बावजूद, विरोधियों से चुनौतियों मिलने के बावजूद हम सफलतापूर्वक यहां तक बढ़े हैं और आगे 2023 में वर्ष भर की यात्रा फिर से हमने शुरू की है। जैसा हम जानते हैं कि 2020 और 2021 ये कोविड का एक 2 साल का वर्ष, लेकिन 2022 में भी भले ही कम मात्रा में रहा हो, लेकिन ये चुनौती लगातार बनी रही है। आज भी ये पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई है। हमने इसके इलाज के लिए, हर व्यक्ति के इलाज के लिए और जो टीकाकरण किया, जिस प्रकार से देश भर में एक सफलता मिली, उस काम को हम लगातार करते रहे और अपने कर्तव्य से कभी हम पीछे नहीं हटे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार हरियाणा और हरियाणा के वासियों के हित में कदम उठाते रहे हैं। आज मनोहर सरकार में हरियाणा में सुशासन लाने के प्रयास सफल नजर आ रहे हैं, जो मनोहर नीतियों के साथ आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगे। हमेशा जब कोई समय बीतता है तो उसके कुछ अनुभव भी होते हैं और उन अनुभवों के आधार के ऊपर आदमी कुछ सीख लेता है। उस सीख के आधार पर नए वर्ष का, नई यात्रा का अपना कार्यक्रम शुरू करता है और जो उसकी चुनौतियां होती हैं, उन चुनौतियों को भी सामना करने के लिए और निश्चित रूप से वो आगे बढ़ने का एक क्रम उसका बनता है। हमारे लिए जो चुनौती है, वो चुनौती इस प्रदेश में, वैसे तो देशव्यापी भी ये है, लेकिन प्रदेश के अंदर हमको बहुत बड़ी चुनौती वो भ्रष्टाचार की एक सामना इसका करना पड़ा। ठीक हम जब 2014 में सत्ता में आए थे, उसी समय मन में विचार किया था कि जो भ्रष्टाचार है ये एक ऐसा रोग है, ऐसा ये कैंसर है कि जिसको समाप्त किए बिना
हम समाज को स्वस्थ समाज ये करना शायद हमारे लिए बड़ा कठिन है। तो हमने उसके ऊपर काम करना शुरू किया और उसमें सबसे बड़ा जो एक लोक जागरण का कार्यक्रम था वो भी हमने शुरू किया। हमने अपने अधिकारी, कर्मचारी, अपने नेता, इन सबके मन में भी एक बात डाली कि आखिर हमको सेवा भाव से काम करना चाहिए, हमको सेवक बन करके और हमें जनता को अपना परिवार मान करके ये काम करना है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस भाव को लेकर के हमको आगे बढ़ना है, उसी को लेकर के और हम आगे बढ़ते रहे हैं। हमारे सामने चुनौती थी कि किस प्रकार से गरीब परिवारों का, उनका जीवन ये सुखी कैसे किया जाए। टारगेट रखा कि 1 लाख गरीब परिवार, इनका परिवारों का जो अंत्योदय उत्थान का कार्यक्रम ये करें। हमें उसमें सफलता मिली है, हम आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे व्यवस्था परिवर्तन के काम ये भी हमने उसके अंदर और आगे बढ़ाया है। उस व्यवस्था परिवर्तन से भी हम लोग इस भ्रष्टाचार की इस एक प्रकार से इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए हमको सफलता मिली है। हम लोग लगातार सरकार के जो काम है उसको करने के लिए हम आगे कर रहे हैं और सरकार के काम करते करते चाहे विकास के काम हैं, विकास के काम में ढेरों हमारी जो उपलब्धियां हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्धियां हैं, चाहे वो हमारे जो विद्यालय हैं, चाहे विश्वविद्यालय हैं, चाहे शिक्षा के भवन हैं, चाहे हमने अस्पताल खोले हैं अथवा रेलवे के केंद्र सरकार की सहायता से रेलवे के बड़े बड़े प्रोजेक्ट लिए हैं, नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स लिए हैं, मेडिकल कॉलेज जगह जगह खोले हैं। तो ये जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको हमने लगातार बढ़ाया है और केवल इतना मात्र ही नहीं, तो हमने इसके साथ साथ लोगों की जो सेवाएं हैं उन सेवाओं के लिए भी काम किया है। शिक्षा है एक बहुत बड़ा एक ये चुनौती हमारे लिए थी कि सेवाओं के काम में यानी कैसे हम आगे बढ़ें, बालकों की शिक्षा का स्तर ये कैसे आगे बढ़े। आपको ध्यान में होगा कि हरियाणा पहला प्रदेश है जिसने लगभग 7 लाख टेबलेट्स यानी बच्चे को आईटी का उपयोग करके किस प्रकार वो अपनी पढ़ाई आगे कर सकता है, 7 लाख टेबलेट्स हमने बांटे हैं। इतना बड़ा कार्य शायद किसी और प्रदेश में कभी हुआ नहीं, किसी दुनिया के देश में भी नहीं हुआ है। अब उसके आधार के ऊपर हमारा 10वीं का, 11वीं, 12वीं का जो बच्चा है वो यानी जैसे कोविड के अंदर एक कठिनाइयां पैदा हुई थी कि विद्यालय में जा भी नहीं सकते थे, लेकिन जैसे एक अंग्रेजी में कहावत है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, एक प्रकार से हमारी उस चुनौती में से निकला हुआ एक अच्छा रास्ता कि हमने आईटी के माध्यम से पढ़ाई अपनी शुरू की, ऑनलाइन कक्षाएं लगी और टेबलेट के माध्यम से आज बच्चा घर बैठे भी अपनी अच्छी पढ़ाई कर सकता है। हमने विद्यालयों का स्तर ऊंचा करने के लिए नई संस्कृति मॉडल स्कूल की जो योजना बनाई उसमें भी 500 स्कूल हमारे चल रहे हैं। हमने बच्चों के मासिक टेस्ट ये शुरू किए हैं ताकि हमारे बच्चों की जो शिक्षा का स्तर है वो किस प्रकार आगे बढ़े और आज मुझे संतोष है कि शिक्षा के अंदर हम देश के बाकी राज्यों की तुलना में काफी आगे बढ़े हैं। आज हरियाणा सरकार की मनोहर नीतियों का ही नतीजा है कि हरियाणा का हर वासी सरकार की मनोहर नीतियों से जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है और विकास को नई गति देने में अपना योगदान दे रहा है। स्वास्थ्य हर व्यक्ति का यानी पहली बात तो बीमार न हो उसके लिए भी तरह तरह के हमने आयुष के नए नए जो प्रावधान किए हैं, हमने आयुर्वेद के बड़े बड़े जो संस्थान खोले हैं ताकि व्यक्ति बीमार भी न हो। उसका खान पान, रहन सहन, शारीरिक व्यायाम कैसे अच्छा हो। गांव में पार्क और व्यायामशालाएं ये बनाई हैं, वेलनेस सेंटर्स ये हमने खोले हैं और इस आयुर्वेद पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए तरह तरह के कोर्सेज भी शुरू किए हैं। लेकिन यदि बीमार होता है व्यक्ति तो उसका इलाज भी ठीक से होना चाहिए। अस्पतालों की वृद्धि की, हर जिला केंद्र पर 200 बेड का अस्पताल ये हमने खोलने की योजना बनाई है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए। इसका लगभग सब जिलों के अंदर शिलान्यास अथवा निर्माण कार्य ये शुरू हो गए हैं। आने वाले 3 या 4 वर्ष के अंदर सब जिलों में मेडिकल कॉलेज सुचारू रूप से ये चल पड़ेंगे। लेकिन गरीब व्यक्ति, इसकी भी बहुत बड़ी एक चिंता देश के प्रधानमंत्री जी को भी रही है। उन्होंने आयुष्मान भारत की योजना करोड़ों लोगों के लिए, क्योंकि इलाज बहुत महंगे हो गए हैं और अपने नियर एंड डियर को, अगर अपने प्यारे को, मित्र को, परिवार को यानी परिवार के सदस्यों को इलाज के लिए वो लेकर के जाता है तो उसकी मजबूरी होती है कि ज्यादा पैसा वो खर्च नहीं कर सकता। ऐसे हर गरीब परिवार के लिए 5 लाख रुपए का बीमा ये प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत के माध्यम से चलाया। हमें लगा कि प्रदेश में मात्र 15 लाख लोग ही इसमें परिवार इसमें कवर होते हैं, लेकिन जब
गरीब की पहचान की गई तो ये संख्या कहीं ज्यादा है। तो 28,89,000 अर्थात 29 लाख परिवारों को हमने उसमें नई योजना चिरायु हरियाणा बना करके और उसको लागू किया है, ताकि हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए का लाभ ये उसको मिल सके। तो ऐसे चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, और चाहे उसकी सुरक्षा हो, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति प्रदेश में ठीक रहे, हम हर व्यक्ति को सुरक्षित रख सके, और खास करके सामाजिक सुरक्षा ये भी चिंता का एक विषय है कि हमारे बहुत से ऐसे वर्ग हैं जो कहीं ना कहीं पीड़ित रहते हैं अपनी आयु के कारण से, अपने शरीर के यानी स्वास्थ्य के कारण से। तो तरह तरह की ऐसी जो कठिनाइयां ध्यान में करते हुए, या आयु का जब एक 60 वर्ष की आयु का पड़ाव गरीबी का एक व्यक्ति वो जब उसको पार करता है तो उसको भी कठिनाई होती है। हमने उसकी पेंशन, मासिक पेंशन जो देश में सबसे ज्यादा है, अभी 2500 रुपया है, आगे चल करके और भी बढ़ने वाली है, इसका भी हमने प्रावधान किया। कुछ बीमारियां हैं उनको भी, जो ग्रस्त ऐसे लोग हैं उनको भी 2500 रुपये मासिक उसका दिया है। हमारी बहनें जो दुर्भाग्य से विधवा होती हैं, 2500 रुपया उनके लिए भी हमने ये प्रावधान किया हुआ है। तो ये सामाजिक सुरक्षा का एक बहुत बड़ा जो प्रावधान है ये हमने उसके लिए किया है। और अब जो इस समय नई बात जो हमको बतानी वो ये कि पहले इस प्रकार की ओल्ड एज पेंशन के लिए चक्कर काटने पड़ते थे, दफ्तरों के दस्तावेज बनवाने पड़ते थे, दरखास्त लेकर के व्यक्ति इधर से उधर घूमता था, लेकिन उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अब जब से हमने परिवार पहचान पत्र बनाया है तो इस परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जिस कपल की, जिस पति पत्नी जो बुजुर्ग हैं, उनकी आय अगर जो सीमित आय है उसके अंदर होती है तो अपने आप ही उसकी जो पेंशन है वो बन जाती है, उसको कहीं जाना नहीं पड़ता है। इसी प्रकार से हमने जो परिवार के जो सेवाएं हैं वो सेवाएं भी बहुत दुरुस्त की हैं, उसको एक प्रकार से रहन सहन उसका सरल किया है। जो व्यक्ति बहुत कठिनाइयों से इन सेवाओं को प्राप्त करते थे, अब इन उनके डोर स्टेप के ऊपर, उनके दहलीज के ऊपर वो सेवाएं कैसे पहुंचे, ये परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हमने शुरू किया है। हम लोग प्रदेश की उन्नति के साथ साथ अपने सोच भी ध्यान रखें कि अगर मेरी आवश्यकता है तो सरकार सहायता करेगी, और यदि मुझे लगता है कि मैं अपने काम को अपने आप चला सकता हूं तो निश्चित रूप से मुझे उस प्रकार से अपने आप को काम करने के लिए आगे बढ़ाना होगा। हम लोग लगातार इन चीजों पर ध्यान बनाए हैं कि जो भी कोई कठिनाई हमको ध्यान में आती है या जो भी कोई सुझाव आपसे हमको मिलेगा, उस सुझाव का हम ध्यान करके आगे बढ़ेंगे। हरियाणा प्रदेश ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। मनोहर नीतियों के कारण ही हरियाणा प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में आज नागरिक को सभी सुविधाएं आसानी से मुहैया हो पा रही हैं। अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को भी बिना किसी रुकावट और अड़चन के सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, और इसी कारण आज हरियाणा के कदम 21वीं सदी के सबसे विकसित और समृद्ध प्रदेश बनने की ओर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में विपक्ष की ओर से उठाए गए सभी मुद्दों पर तर्क के साथ करारा जवाब दिया है। ये कहना है हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का। दरअसल हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में सवाल जवाब और सरकार की नीतियों को लेकर रणजीत चौटाला ने खास जनता टीवी से बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 3 दिन का रहा है, और इस 3 दिन के सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में कई मुद्दों पर तीखी नोकझोंक हुई। विपक्ष का सदन की कार्रवाई खत्म होने के बाद भी यही आरोप है कि सरकार ने तमाम मुद्दों पर जवाब नहीं दिया बल्कि लीपापोती की है। 3 दिन का सत्र किस नजर से देखते हैं, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला मौजूद है। सर, 3 दिन का शीतकालीन सत्र रहा, तमाम मुद्दे उठे, उन पे सरकार की तरफ से जवाब दिया गया, मुख्यमंत्री ने जवाब दिया, संबंधित जो मंत्री थे उन्होंने जवाब दिया, लेकिन विपक्ष अभी भी यही कह रहा है सदन की कार्रवाई खत्म होने के बाद भी कि सरकार बचना चाहती थी, मुद्दों पर जवाब सरकार ने नहीं दिया। देखिए, विपक्ष का अपना काम है, अपने तरीके से कहें, उनकी बात पे तो हम क्या कहेंगे। सारा मीडिया वहीं था, आप लोग देख रहे थे। हर एक मामले का लास्ट वाले दिन सीएम साहब ने पूरे हाउस को पूरी बातों का जवाब दिया। एक एक बात को उन्होंने 1-1.5 घंटा लगाया और उन्होंने शांति से सुना भी, और कोई ऐसा इशू नहीं था जिस पे उन्होंने रिप्लाई नहीं करा। हर आदमी को बोलने का मौका मिला। मेरे ख्याल में अब के जिनके नाम अलॉटेड था उनके अलावा भी स्पीकर साहब ने ये कहा जो और कोई बोलना चाहे महोदय। INLD के एक मेंबर हैं।
और ये तो संख्या के हिसाब से समय होता है। आप अगर विधानसभा का रिकॉर्ड निकाल के देख रहे, मेरे ख्याल में अभय को बहुत टाइम मिला है, जो 10 मेंबर को भी नहीं मिलता उतना समय भी मिला है। तो ऐसा नहीं है विपक्ष सब कहे, अब उनका अपना एंगल है, वो कुछ भी कहें, डेमोक्रेसी है। पर हाउस में बहुत 3 दिन तक बराबर सेशन चला, हर आदमी को बोलने का मौका मिला, जिसने जो सवाल करा, मिनिस्टर भी सारे कैबिनेट के वहाँ उपस्थित रहे, 0 आवर में भी जब रिप्लाई था तब भी सभी ने सब जब भी जिसका इशू आया उसका जवाब दिया है। सर, शीतकालीन सत्र के अलावा अगर हम बात करें 2022 को अब हम अलविदा कह रहे हैं, जो वो नए साल में जा रहे हैं, 2023 का आगाज होने जा रहा है, आपकी नज़र में आप क्या मानते हैं? पिछले 1 साल की अगर हम बात करें 2022 की, तो सरकार ने प्रदेश के लोगों के लिए, मुख्यमंत्री ने जो तमाम योजनाएं शुरू की है, चाहे वो मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना है जिसके जरिए गरीब व्यक्ति को सरकार योजना का फायदा दे रही है, तो इस तरह की जो योजनाएं शुरू हुई है उनसे प्रदेश के लोगों को फायदा मिला है सर? बिल्कुल मिला है। देखिए, अब आम आदमी, मतलब एक तो इतनी ट्रांसपेरेंसी आई है कि हर आदमी को compete करने का मौका मिला। इवन सीएम साहब ने हाउस में कहा कि भाई ये 90 एमएलए बैठे, किसी के सिफारिश पे 1 लगा दो। बताओ, जो आदमी पॉवर्टी लाइन में 1 लाख से नीचे है या 1.5 लाख तक के हैं, उन लोगों को सबसे ज़्यादा मिला। उनके ये एक प्रयास था कि सबसे जो लास्ट लाइन में खड़ा है उस आदमी को लाभ मिले, और सबसे ज़्यादा लोगों को इसमें मौका मिला। और 1 साल में बहुत अच्छी गवर्नेंस है। मैं 2-3 चीज़ें जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, नीति आयोग ने ये कहा है, जो सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, कि जो बड़ी स्टेट हैं उनमें इस वक्त हरियाणा नंबर 2 पे, फास्ट ग्रोइंग स्टेट में हरियाणा नंबर 2 पे है। उन्होंने ई गवर्नेंस पे हरियाणा की तारीफ करी, जो हरियाणा गेम्स में कर रहा है, मतलब हर तरीके से हरियाणा आज देश में सबसे आगे जा रहा है। इवन इंडस्ट्रियल हब सबसे बड़ा गुड़गांव बना हुआ है। और गुड़गांव का तो अब लोग कहते हैं कि 212 देशों में, अगर हम पहले जो टाउन्स गिने, 212 कंट्री में ऐसे 92 ऐसे टाउन्स आते हैं जिनमें पहले 25 में गुड़गांव 1 हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ऐसे प्रयास नहीं होते, अगर डेवलपमेंट की तरफ हमारा स्पीड से हम आगे नहीं बढ़ते होते, तो ये संभव नहीं था। सर, शीतकालीन सत्र में भी बात सामने आई, और जो इससे पहले भी कई बार ये चर्चा हुई है कि जो आपका विभाग है, बिजली विभाग, उसमें जो किसानों को रात को जो लाइट देते हैं उससे ठंड ज़्यादा बढ़ रही है, तो ऐसे में वो लाइट दिन में देने पर विचार किया जाए। ये जो सदन की कार्रवाई थी उसमें भी कई विधायकों की इस तरफ से बात की गई, तो कोई विचार कर रहे हैं सर, कोई फैसला ले सकते हैं इस पर? देखिए, हमारे सीएम साहब का बहुत ऐसा प्रयास है, उनका पूरा जोर है कि सबसे पहले किसानों को दिन में हम करें, हम सोलर पे लाएं, दूसरे पे लाएं, मतलब उन्हें ये हो कि उन्हें रात को पानी में तकलीफ नहीं हो, उन्हें दिन में मिले। ये कई दिन से इस प्रयास में लगे हैं और हमारा डिपार्टमेंट इसमें बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। मुझे लग रहा है कि अगले 2 महीने में हम इस मामले में सफल हो जाएंगे। हम काफ़ी लोगों को कुछ, अगर 24 घंटे सबको नहीं दे सके तो कम से कम 16 घंटे 18 घंटे हम दिन में इसे ले आएंगे, और प्रयास रहेगा कि हम 24 घंटे करें। सीएम साहब इस पर बहुत जोर दे रहे हैं। सर, एक ढाणी जो है अपने हरियाणा में कई जगह पर जो है वो कई कस्बे ऐसे हैं जहाँ पर ढाणियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और शीतकालीन सत्र में जो वो ये बात भी सामने आई कि ढाणियों में जो बिजली आप पहले दे रहे हैं वो आप उनकी जो ट्यूबवेल का कनेक्शन है उसके साथ बिजली दे रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि 8 घंटे के बजाय ढाणियों में भी 24 घंटे बिजली मिले। उसको लेकर कोई विचार करेंगे सर? हमारा ये है कि जो लाल डोरे से 1 किलोमीटर तक है उस पर तो हम पहले कोशिश कर रहे हैं, हमने फैसला कर लिया, हम दे रहे हैं। दूसरा ये भी एक फैसला कर रहे हैं कि 10 ढाणी जहाँ इकट्ठी हो उस जगह भी गवर्नमेंट अपने हेड पे उन्हें कनेक्शंस दे। तो 10 ढाणी इकट्ठी जहाँ जाती है, तो समझो कोई एक ढाणी उधर है तो उस पर फिर हर एक को ऐसे करें तो बहुत गवर्नमेंट के हेड पे बहुत बड़ा खर्चा आ जाता है, जो संभव नहीं है फाइनेंशियली इम्प्लीकेशन देख के। जैसे पंजाब में कर दिया, पंजाब में देने के बाद पंजाब के हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं। हमें साथ ही साथ ये देखना, पर उसके बाद भी सरकार का ये प्रयास रहता है कि ढाणी में जो रहे, चाहे उसे पेट पे लेके आए, चाहे उस पर करें, उन्हें हम 24 घंटे बिजली देने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी का ये लाभ हुआ है कि देश में भी हम सबसे आगे हैं। जो जगमग योजना में हम 5700 के करीब गाँव में अब तक बिजली दे रहे हैं, और हमारा प्रयास है कि इसी मार्च तक आने में, अगले 6 महीनों में हम पूरे हरियाणा को 24 घंटे लाइन पे ले आए, हर गांव में जगमग योजना में उनको कर लें। सर, 2022 में कई बार बिजली विभाग ने बड़ी छापेमार कार्रवाई प्रदेश भर में की, और जो बिजली चोरी के मामले हैं उन पर नकेल कसने की कोशिश की है। तो ये 2022 में आपका जो बिजली चोरी पर एक तरह से सर्जिकल ऑपरेशन जो आपने किया, ये आप सफल मानते हैं? इसको आगे भी दोहराया जाएगा? बहुत अच्छे सफल परिणाम हुए जी। हमने 7 बार ऐसे साइमल्टेनियसली रेड करे, और रोज़ आप समझो कि हमने 20,000 से लेकर 30,000 तक कनेक्शन रोज चेक हुए हैं।
और हर बार 3,000 4,000 कनेक्शन चोरी के पकड़े गए। वो तो लाइन पे आए उसको देख के दूसरे लोग भी उस पर उन्होंने अपने कनेक्शन जोड़ दिए, उससे हमें पैसा आया और मीटर का पैसा बहुत सिक्योरिटी हमें मिली। उसके बाद जो बिल रेगुलर आने लग गया, जो वो हमारा रेवेन्यू बढ़ा, इसका हमें फ़ायदा बहुत मिला। इस करके हमारा लाइन लो जो था वो जब बीजेपी ने टेक ओवर किया तब ये 31% था, आज हमारा 13.5 पे आ गया। सर आज जो है वो आज एक और दुखद जो है वो समाचार भी मिला, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता का निधन जो है वो आज हो गया। सर आपकी क्या संवेदनाएं हैं? देखिए, एक सभी के लिए बहुत दुखदाई घटना है। प्रधानमंत्री, पूरे देश के प्रधानमंत्री एक परिवार के नहीं होते। और देखिए, बहुत बड़ी माँ की प्रेरणा थी उन्हें कि आज ऐसे बेटे को उन्होंने जन्म दिया जो इस पद तक पहुँचे, जो देश का सब गरीब आम लोगों का जो उनके विकास में पूरे देश को आज जो पहली 5 अर्थव्यवस्था में लेके गए, उनके प्रयास से। तो ऐसी माँ को तो हर कोई आदमी नमन करता है। हमारा भी यही है कि परमात्मा उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। उन्होंने ऐसे सपूत को जन्म दिया जो देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। हमारे साथ बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला थे, जो कह रहे हैं कि साल 2022 में सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं जिससे प्रदेश की जो विकास की रफ्तार है वो तेज हुई। और इसके साथ ही शीतकालीन सत्र में भी तमाम जो सवाल विपक्ष के थे उनका जवाब मुख्यमंत्री ने दिया है और हर मुद्दे पर जो विपक्ष ने मुद्दा उठाया उसका जवाब सरकार की तरफ से दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेशवासियों के लिए कई बड़े और अहम कदम उठा रही है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में रोजगार विभाग की 10 सेवाओं की समय सीमा निर्धारित कर दी है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। पंजीकरण के लिए समय सीमा देखिए। सक्षम योजना 15 दिन, एक परिवार एक रोजगार योजना 15 दिन, बेरोजगारी भत्ता 3 महीना, रोजगार कार्यालय में नियोजक 15 दिन, रोजगार इच्छुक हेतु 15 दिन, योग्यता तथा अन्य संबंधित कार्य में भी 15 दिन। नया पंजीकरण व नवीनीकरण हेतु 2 मास के विलंब पश्चात नवीनीकरण में छूट 45 दिन, साक्षात्कार के लिए भी 1 दिन। तो चलिए जान लेते हैं आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा पराली प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई थी? इसका सही जवाब है डी, अक्टूबर 2021। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं जिंद से प्रवीण राणा। प्रवीण, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं और उनके कार्य प्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं और जानते हैं वो तमाम योजनाएं जो बनी हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसी ही शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है प्रदीप कुमार, जो कि भिवानी से पशुपालन अधिकारी के पद पर काबिज है। सुनवाते हैं। पशु किसान क्रेडिट कार्ड की बात है तो हमारे हरियाणा सरकार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर के नेतृत्व एवं श्री जेपी दलाल जी हमारे जो माननीय पशुपालन एवं डेयरी विभाग के मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में पशुपालन विभाग पूरी तन्मयता से पशुओं के और पशुपालकों की भलाई के लिए लगे हुए हैं। इसमें एक स्कीम जो है सरकार ने जो चला रखी है वो है पशु किसान क्रेडिट कार्ड, जिसमें पशुपालक जो पशु उनके घर पे हैं उनको बैंक द्वारा लोन दिया जाता है। जैसे भैंस पे 60,000 रुपये और गाय पे 40,000 रुपये, जिसमें उनको नए पशु खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जो पशु उनके घर पे मौजूद हैं उन्हीं पे जो है ना किसान पशु क्रेडिट कार्ड बनाया जाता है। पशु क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए पशुपालक जो है वो हमारे जो पशु चिकित्सक हैं उनसे कांटेक्ट कर सकता है। उनसे जाके कांटेक्ट करके एक एप्लीकेशन जो है वो पशुपालन विभाग उनको भर के देगा। वो एप्लीकेशन
पशुपालक बैंक में दे देगा और बैंक जो है उसको है वो उस आधार पे उनको पैसे दे देता है। तो वक्त हो गया आज के सवाल का, तो चलिए जान लेते हैं आज का सवाल क्या है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए हम नजर डालते हैं आज के सवाल पर। जल क्रांति अभियान योजना कब शुरू की गई थी? ए 5 जून 2015, बी 5 जून 2016, सी 5 जून 2018, डी 5 जून 2014। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।